अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, ये डेफर हो गया था, इसमें थोड़ी चाहिए सर। 60 अरब डॉलर जो आपने बात की है तो क्या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी बनेगी? 60 अरब डॉलर जो कर्ज लिया गया, हमारे तो गले बैठ गए, इंक्वायरी कमेटियां बनाते हैं। और जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं, आप समझते हैं कि जरदारी साहब और ये जो पंजाब कहते हैं उधर से हम इधर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? ये एक जो सबसे बड़ी अदालत है, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और उसके बाद सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत होती है। सो अवाम की अदालत से तो फैसला आ चुका है और उन्होंने इनको मुस्तरद किया है। अब बाकी उम्मीद ये है कि जो लीगल कोर्ट्स हैं वो भी फॉलो करेंगे। आप कह रहे हैं वाशिंगटन में है एमनेस्टी स्कीम के हवाले से कि आपने तो होमवर्क मुकम्मल है, तो एमनेस्टी स्कीम कब तक लॉन्च होगी? सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू आएगी, असेंबली में लेके जाएंगे, या और कितने दिनों की होगी? उसको क्या वर्किंग पेपर जो बना है उस हवाले से सही। इसको देखिए, इसमें जो वर्किंग पेपर है उसमें फरूक नसीम साहब है वो इसमें शामिल हैं, असद उमर साहब शामिल हैं, हमाद साहब शामिल हैं, रज़ाक दाऊद साहब शामिल हैं, मिनिस्टर प्लानिंग शामिल हैं। ये लोग जो हैं इसकी नोक तलक उन्होंने बनाई है, उन्होंने इसको देखा है, किया है। अब लॉ मिनिस्टर ये मशवरा देंगे कि आया इसको एज ऑर्डिनेंस की सूरत में लगाया जाए या इसको एक मनी बिल की सूरत में लगाया जाए। जी उमर, आज एक बार फिर अपोजिशन लीडर की जानिब से प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया और उसमें उन्होंने नाम भी तजवीज़ कर दिए हैं। एक तो ये बता दें कि उनकी जानिब से एक बार फिर वज़ीर आज़म की जानिब से लिखे खतों को गैर आईनी करार दिया गया, और दूसरे नंबर पर जो नाम दिए गए हैं क्या उन पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो सकता है? कैबिनेट में इसका डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन जो अमूमी अभी तक ये जो लेटर शहबाज शरीफ साहब का है इसके ऊपर भी अभी तक पार्टी में कोई बात नहीं हुई। जो ही होगी मैं आपको जो आप 60 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस्तेमाल तफसीलात तो हुकूमत के पास है, ये कब तक आप बता सकते हैं कि ये कहाँ यूज हुए और कितने इनकी रिटर्न क्या था और इनकी फिजिबिलिटी क्या थी? और जो ये केसेस आप बात कर रहे हैं इसमें रिकॉर्ड सारा हुकूमत के पास है, हुकूमत किसी केस में शरीक बनने जा रही है, कोई फैसला किया है या सिर्फ बयानबाजी तक रहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो नैब केस बना रहा है वो हुकूमत की तरफ से हम प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहे, नैब प्रोसिक्यूशन कर रहा है। हमें जो रिकॉर्ड हमसे चाहिए होगा नैब को वो हम बिल्कुल देने को इंशाल्लाह तैयार हैं। तमाम जो कागजात है वो अभी जो हमजा शहबाज साहब की जो गिरफ्तारी थी, अगर इसमें नैब हमसे कोऑर्डिनेट करता और उनको एक अरेस्ट के लिए जो है वो दरख्वास्त करता और हमारी जो पुलिस है या वफाकी एजेंसीज हैं उनको मदद चाहिए होती तो हम बिल्कुल अरेंज कर देते। लेकिन ये तो ज़ाहिर है नैब ने फैसला करना है कि उनको कहाँ पे हुकूमत की मदद चाहिए, कहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ये बात बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि इस लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। जिस तरीके से इदारे हैं, देखिए पाकिस्तान को मोनार्की नहीं है। अगर हमारे यहाँ जो है कोई बादशाहत होती और हमने भी मैरियट में 200 बंदा उल्टा लटकाया होता तो ये पैसे पूसे आ जाते, लेकिन अभी ज़ाहिर है कुछ हमारे प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उनको लेके ही आगे चलना होता है। जी ये करप्शन की आपने कहा हर कैबिनेट में बात मीटिंग होती है, इसमें पहले टॉपिक करप्शन का होता है। जी मतलब 8-9 माह का अर्सा गुजर चुका है, आपने करप्शन का इतने लोगों के ऊपर इल्जाम लगे हैं जो कि सही है बात है, उसमें मतलब अभी तक रिकवरी मतलब उसमें मैंने अभी जवाब दिया है कि अगर हम भी एक प्रॉपर डिक्टेटरशिप होते या बादशाहत होते और ये सारे इख्तियार हमारे पास होते तो पैसे निकल आते, लेकिन हम एक आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ही आगे चल रहे देखिए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से कहें कि अगर आप $5 बिलियन जो जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं अगर वो दे दें हमें वापस तो इंशाल्लाह कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से बेहतर यही है कि अगर आप अपनी जो पार्टीज़ के अंदर एहतसाब की बात करें और कहें कि आप 5,000 करोड़ रुपए का जो सारा उनका इस वक्त अकाउंट्स हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं सबके सामने हैं, अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मेहरबानी करें और हम उनसे उनके पैसे भी नहीं मांग रहे, हम उनसे कह रहे हैं सिर्फ आप वो लूटे हुए पैसे वापस कर दें जो आप पाकिस्तान के लोगों के ले गए, तो वही तकरीबन 8-10 अरब डॉलर बन जाएंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह।
पीसीआर में जिसमें से नाम निकाला है शहबाज साहब का, हुकूमत चैलेंज करेगी, तो अभी तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, चैलेंज करने का फैसला वापस हो गया है या आपने डिले हो रहा है या किसी वजह से हो नहीं सकता? सही, हमने लीगल ओपिनियन भिजवा दी है, लॉ मिनिस्टर ने इसके ऊपर फैसला करना है। नैब का केस है, वो कह रहे हैं नैब करेगा या हम करेंगे, हम कर सकते हैं या नहीं। नैब वाले जो है उन्होंने अभी तक इसको चैलेंज नहीं किया, ना कि उनको करना चाहिए। हमारे जो अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं उनको भी चाहिए अपना अपना, ये सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा कर इमरान खान का काम नहीं है, पाकिस्तान के जो बाकी एजेंसीज हैं, बाकी इदारे हैं, उनका भी को फ़र्ज़ है कि वो भी अपना अपना काम करें। हर काम इमरान खान के ऊपर डालेंगे तो फिर बात आगे कैसे चलेगी। थैंक यू सर। पंजाब गवर्नमेंट की समरी है जी, अब नून लीग ने अपोजिशन ने आपके खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराई है कि आपको बरतरफ किया जाए, इस पर कोई रिएक्शन? नून लीग की तो ये बचपन से ख्वाहिश है कि मुझे बरतरफ किया जाए, लेकिन मैं हो नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि जो गाड़ियों की बात है वो गलत है, और पंजाब गवर्नमेंट ने पेमरा में मुतल्लिका टेलीविजन और रिपोर्टर के खिलाफ कंप्लेंट भी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फव्वाद चौधरी मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। आज काबीना के इजलास के हवाले से होने वाले जो अहम फैसले हैं उसके बारे में आगाह कर रहे थे, और कुछ केसेस के बारे में भी बात हो रही थी, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह 17 अप्रैल को इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे, उसकी भी उन्होंने तफसीलात बताई। फिर बिजली गैस चोरी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि हुकूमती इक़दाम क्या हो रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में इस पर क्या जो लाया अमल है हुकूमत का वो भी होगा। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम भी डिस्कस हो रही है कि वो नई एमनेस्टी स्कीम आ रही है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त वो केसेस जिन्हें अपोजिशन सियासी केसेस कह रही है, हुकूमत इसे करप्शन के मामलात कह रही है, और नैब इस पर बड़ी तुंदई के साथ काम कर रहा है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा कैसर शेख साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा रमेश कुमार साहब, ज़मानत कल मिल गई थी हमजा शहबाज साहब को, आज उन पर एक और केस का फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, वो रमज़ान शुगर मिल्स का मामला है। बज़ाहिर तो बहुत एक छोटा सा मामला लगता है कि उन्होंने एक नाला बनाया है और उसका नाजायज़ इस्तेमाल है, लेकिन बहरहाल जुर्म है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया हमजा शहबाज शरीफ साहब ने और बाकी मामलात के। तो आज इस पर कुछ मामलात आगे बढ़े हैं, फ़र्द जुर्म आयद हुई है, इस पर आप अपने नाज़रीन को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं तो बात होगी। नैब का शहबाज शरीफ पर सरकारी पैसे को जाती काम में इस्तेमाल करने का इल्जाम। रमजान शुगर मिल्स केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने केस को इख्तियारात से तजावुज का केस बताया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने सेहत जुर्म से इनकार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 सालों में 2300 अरब रुपए बचाए हैं, मैंने इस नाले में कुछ नहीं किया। अदालत ने कहा अभी आप पर इल्जाम है जिससे साबित होना बाकी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। नैब का इल्जाम है कि रमजान शुगर मिल्स के लिए 10 किलोमीटर तवील नाला तैयार किया गया। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा। नैब की नामजद मुल्जिमान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुबैना तौर पर 21 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जाम में तहकीकात जारी थी। रिपोर्ट आपने देखी आज की अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक, तो कैसर अहमद शेख साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 10 सालों में 2300 अरब रुपया उन्होंने कौम का बचाया है, वो क्यों खर्च करेंगे? ऐसे ऐसे मुकदमात उनके खिलाफ बन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कुछ भी साबित नहीं हो रहा है, तो नैब को भी वो मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और आपकी हुकूमत क्या कहते हैं कि ये शामिल हाल है इसमें? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि मैं नहीं समझता हूं कि हुकूमत का कोई इस चीज़ों में रोल है। केस अगर बने हुए हैं तो माजी के बने हुए हैं और इदारा जो है वो नैब है। मगर यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नैब को बहुत ही ज़्यादा इख्तियारात हैं
और मैं समझता हूँ इस वक्त जो हेड है जस्टिस जावेद इकबाल वो बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं। मगर अगर ऐसे छोटे छोटे केस बना के अगर क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क हो गई नैब की तो फिर ये जो बड़े केसेस हैं वो भी मशकूक पा जाएंगे। इस वजह से नैब को जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात के साथ चलने चाहिए। ऐसे केस नहीं बनाए जिसके ऊपर मीडिया के ऊपर भी जीनत बने और आवाम के अंदर भी एक मजाक लगे कि भाई ऐसे केस बने हैं जिसके ऊपर ये मैं नहीं समझता कि ऐसे, अब मैंने तो ज़्यादा नहीं पढ़ा, अगर जो आपने मुझे रिकॉर्डिंग बताई है कि भाई नाले का केस है और ये नाला क्यों बनाया है, तो मैं तो इन चीज़ों को बुनियादी तौर पर ये रमज़ान शुगर मिल्स जो है वो चिन्योट के इलाके में, जहाँ से हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब भी आज इत्तफाक से वो हैं मौजूद, तो उस रमज़ान शुगर मिल से निकलने वाला जो नाला वो उसको पुख्ता और उसको बनाए जाने में सरकारी वसाइल का बुनियादी तौर पर इस्तेमाल था। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया था मियां शहबाज शरीफ पर। देखिए एक CSR फंड होता है हर इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री CSR फंड से भी कराती है। अगर CSR फंड उसकी जो उसकी जो है वो बाकायदे डिस्बर्समेंट हुई है या नहीं है आप उसको चेक कर सकते हैं। मगर अगर कोई नाला वहाँ पे बना भी है तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में बना है। आया उसको गवर्नमेंट ने बनाना था या शुगर मिल ने बनाना था, वो एक और मैटर है। मगर इन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ही एहतियात से, मैं कहूँगा कि नैब के ऊपर पाकिस्तान की आवाम की बहुत ज़्यादा नज़रें हैं और मैं तो लाजमी है, मेरा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब को कहूँगा कि खुदारा ऐसे कोई इक़दाम नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि लोग नैब के हवाले से भी क्रिटिसाइज़ शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। हमारे पास और कोई एहतसाबी इदारा नहीं है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो मुल्क के अंदर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन ले सके। इसको एहतियात के तौर पर आगे चलना पड़ेगा। इस हवाले से तरीके से मजाक है कि जी नैब को भी खुद एहतियात करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अपोजिशन जो है वो कह रही कि नैब तो इस वक्त शामिल हाल है सारे मामले के अंदर, हुकूमत भी इसके केसेस के अंदर। कैसर अहमद शेख साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। ये शहबाज शरीफ साहब पर केसेस हैं, हमजा शहबाज साहब पर केसेस हैं, लेकिन कुछ मामलात हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी हैं। कल एक पकड़े जाना शख्स का जो मुश्ताक, जिन्हें जो शुगर माफिया के अंदर जो शुगर मिल्स के लोग हैं जो उसमें हैं वो जानते हैं, मुश्ताक अथौड़ा के नाम से हमें मालूम है कि, लेकिन मुश्ताक चीनी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके पकड़े जाना। और आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत अहम गवाह है जो सलमान शहबाज और हमजा शहबाज साहब के हवाले से बड़ा एक अहम मामला हो सकता है। आप समझते हैं वाकई नैब का घेरा आपकी क़यादत के हवाले से मज़ीद तंग हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नैब जो है वो एक ऐसा इदारा है जिसको कि एहतसाब करना है। बिल्कुल एहतसाब का हक़ है, हर एक का एहतसाब होना चाहिए। और जैसे कि आज मियाँ शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा 2200 अरब रुपए का मुख्तलिफ ठेकों में मैंने हुकूमत को फ़ायदा करवाया। यानी जो टेंडर हुए थे उसमें से जो रेट्स हैं उसमें कम करवाए गए हैं और उसकी सेविंग कराई गई। ये जो नाला है ये रमज़ान शुगर का है, इसमें से इसका जो फुजला निकलता है फैक्ट्री का और मिल का, वो पूरे इलाके को वो गंदगी फैला रहा था और उससे काफ़ी पानी जो है इलाके का ख़राब हो रहा था। तो MPA साहब ने अपनी ग्रांट से, क्योंकि ये ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा शुगर मिल को भी हुआ होगा, लेकिन असल में तो ये इलाके का फ़ायदा है। पूरे इलाके में मैं कोई जानता हूँ, ये मेरा ही इलाका है, मुझे पता है। तो वो इलाके पूरे का जो पानी है वो ख़राब हो रहा था, उसका जो उसकी गंदगी को कहीं ना कहीं डिस्पोज करना था। तो ये MPA साहब ने अपनी ग्रांट में से वो पैसा दिया और वो उसमें लगा। कोई इसमें आज शहबाज शरीफ साहब कोर्ट में कह रहे थे कि मेरा कुछ किया दिया करना नहीं है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। और ये एक सही बात है कि एक नाला जो कि पूरे इलाके के बेनिफिट का होगा। देखिए, हर मिल को, मेरी अपनी केमिकल का प्लांट है, हमें उसको चाहिए कि कोई ना कोई उसका एक्सट्रैक्ट हो और सही जगह पे उसका डिस्पोजल हो। ना कई शुगर मिले हैं उन्होंने अपना डिस्पोजल रखा ही नहीं हुआ, कोई ना कोई वो बजाय के एक्सप्लोजन का उसका पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो वो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये है तो वो कोई ऐसी बात को इसको इतना बड़ा मामला बना के, इसका मतलब है और कोई चीज मिली नहीं है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है ना, अभी इख्तियारात जो बातें इस्तेमाल लिखा गया कि वो भाई ये तो कोर्ट का काम, ये तो कोर्ट का
नाम है। मुझे तो ये पता है कि ये MP है, मियाँ साहब का इसमें नहीं। अच्छा, एक सवाल आइंदा से किसी MNA MPA को आप बड़ी देर से आइंदा से किसी MNA MPA को बताएं नहीं कि वो इलाके की बेहतरी के लिए कोई अपनी जो भी प्रपोजल देते हैं कैसे तो अपने समझ के देते हैं कि ये जी। सवाल आपसे एक सवाल सर, आप इस इलाके से MNA भी हुए हैं, आप सियासत में भी पहले भी जीते हैं, अब भी आप मेंबर नेशनल असेंबली के तौर पर मौजूद हैं, आप कारोबारी शख्सियत भी हैं, आपके खिलाफ नैब का कोई मुकदमा आज तक बना है? अल्लाह के फजल से जी मेरे खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा नहीं बना जी। अच्छा, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना करे, लेकिन जिस तरह ये सवाल, अच्छा मेरा सवाल ये सवाल जो मियां साहब के खिलाफ आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। जो नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, आप मेरे बड़े, मैं ऐसा बिल्कुल सवाल, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि मियां साहब भी कारोबारी हैं, मियां साहब के खिलाफ ये केसेस बन गए हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ केस बन गए हैं, जरदारी साहब के खिलाफ केस बन गए हैं, आप हैं, आपके खिलाफ केस नहीं बना, रमेश कुमार साहब को मैं एक अरसे से जानता हूँ, इनके खिलाफ केस नहीं बना, तो ये भी तो पॉलिटिशियंस है ना जिनके खिलाफ केसेस नहीं बने हैं, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है कि जो केसेस ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको हम सिर्फ खालिस्तान सियासी केस ना करें। मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने ना, मैं सिर्फ MA नहीं रहा हूँ ना, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं रहा। जब तक ये जिनके पास भी ऑफिस था उनको कोई फैसले करने होते हैं। मैं आप बताता हूँ बड़ी सीधी बात, कहीं भी किसी जगह भी किसी के पास ऑफिस है उसमें फैसले करने होते हैं। जब आप ब्यूरोक्रेसी को देखो कितनी डर गई है, ब्यूरोक्रेसी आज कोई फैसला नहीं कर रही, कोई फसल नहीं चल रही। ये ना करें कि हम इतना डरा दें कि एक पॉलिटिशियन साथ ही सही, थोड़ा सा आवाज़ के आपके डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, हम उसको भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश साहब, ये तो चले ठीक है कि किसी के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन वो मामलात है कि अगर आप मेंबर नेशनल असम्बली है, सूबाई असम्बली, आपने कौन से किस जगह किधर इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, तो वो भी एक बहरहाल फहरिस्त है। लेकिन बहरहाल नैब जो काम आपको लगता है कि कर रही है, और नैब के चेयरमैन बहुत दावा कर रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी के साथ वो बेहतर जा रहे हैं, आपकी हुकूमत के जो कुछ अफसरान हैं, कुछ वज़रा हैं, उनके खिलाफ भी इस वक्त नैब सरगर्दा हैं, तो नैब के इख्तियारात में कमी की जो बात हो रही है, आपको लगता है कि कुछ कम करने चाहिए, नैब के इख्तियारात को भी कुछ कंट्रोल किया जाना चाहिए? देखिए, रिफॉर्म हर जगह पे ज़रूरत है, चाहे नैब रिफॉर्म हो, चाहे जुडिशल रिफॉर्म हो, चाहे इनको, ये सारे रिफॉर्म की ज़रूरत है, मगर जो भी रिफॉर्म हो वो मुफाहमत से होना चाहिए और सबको मिल के करना चाहिए कि कम से कम जो हमारा जो मेन मैनिफेस्टो है करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग फ्री पाकिस्तान, उसको हम फोकस कर सकें। एक बात आपने की, अपना कैसर साहब ने, कि इख्तियारात में इस चीज़ से एग्री इस वजह से नहीं करूँगा कि मिनिस्टर हो या चीफ सेक्रेटरी हो, अप्रूवल्स जो आते हैं वो नीचे लेवल से आते हैं ऊपर सेक्रेटरी लेवल तक। इवन मिनिस्टर तो सिर्फ डायरेक्शन देता है कि ये चीज़ करनी है, चीफ मिनिस्टर तो इवन सीन करके दे देते हैं, उसके सेक्रेटरीज जो है, तो फिर सेक्रेटरी को टारगेट बनाना चाहिए, ये नहीं है। बात यह है कि थोड़ी बहुत इश्यूज़ होते हैं फिर ये केसेस बनते हैं। माजी में 17 साल मुझे भी इस पार्लियामेंट के अंदर हो गए, हमारे ऊपर तो कभी आज तक कोई उंगली तक नहीं उठी, क्यों? हमने भी ये सारे जो है वो हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि नैब को किसी भी इज़्ज़तदार बंदे के ऊपर बात करते हुए और किसी भी केस के हवाले से, किसी के हवाले से बात करने से पहले सोचना चाहिए कि हम जिसके ऊपर है, और ये सिर्फ इंसानियत भी कहती है, मज़हब भी कहता है कि जब तक आप किसी से 100% मुतमिन नहीं हो कि ये मुजरिम है, तब तक आप उसको मुजरिम नहीं। डॉक्टर साहब, आपका जो मौक़िफ़ है वो बहुत ज़बरदस्त है, कानून आइन के इंसानियत के मुताबिक है, लेकिन आपकी ही हुकूमत के बाद ऐसे वज़रा हैं वो बड़े सख्त बयान देते हैं, और वो तो कहना कि छुप के बैठे। हमजा शहबाज साहब का पिछला हालिया 2 दिन पहले का वाक़या, उनका मौक़िफ़ आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो पार्टी मौक़िफ़ क्या है इस पर? देखिए, बात सिंपल में ये कि पार्टी मौक़िफ़ एक ही है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं। जिन जिन लोगों ने करप्शन की है कम से कम उनसे रिकवरी चाहते हैं, ये पार्टी का मैनिफेस्टो। अब हर आदमी अपनी लैंग्वेज में उसके हवाले से बात करता है, मैं भी ये बात करता हूँ कि भाई करप्शन फ्री होना चाहिए, पैसे रिकवर होने चाहिए, मगर मेरा ये काम नहीं है कि मैं आज किसी मुलजिम को कहूँ जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही हो, मैं उसको कहूँ कि ये मुजरिम हो गया, ये चोर हो गया। सही, कम से कम मेरी ज़बान का इख्तियार मेरे पास होना चाहिए, और मेरी ज़बान की जो नसीहत मुझे जो मेरे बड़ों ने दी है
कम से कम उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अगर हम अपनी ज़बान को इस तरीके से खराब करेंगे, ये इंसानियत भी मने करती है, हमें तो माँ बाप भी मने करते थे। आप लोगों को ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, लाखों वोट लेकर आते हैं। एथिक्स देखें, एथिक्स तो आज एथिक्स की पहले ज़रूरत है, उसके बाद दूसरी। जिसका एथिक्स सही नहीं है, उसका अखलाक जिसका बुलंद नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। तो कम से कम ऐसी बातें, और उम्र का भी थोड़ा बहुत लिहाज होना चाहिए। एक चीज अगर कोई करप्ट होगा, जो भी होगा, इदारों को इंडिपेंडेंट करना चाहिए। हमारे अपने भी बात होती है जब न्यूज रूम्स के अंदर और प्रोग्राम्स के अंदर, कि आज मेरे साथ इत्तेफाक और खुशकिस्मती के दो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये बात की जाती है कि यार बहुत सुलझे हुए लोग हैं, वो कैसर अहमद शेख साहब हों या डॉक्टर उमेश साहब हों, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो आज दोनों के, ये मैं आपको ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि आपके बारे में ये डिस्कस होता है, आप दोनों अब आपके बारे में कि यार ये बड़े डिसेंट से लोग हैं, कोई अच्छी को गुफ्तगू करने के लिए तब बुलाना हो, लड़ाई हो तो फिर इन लोगों को आमने सामने भी ना लाया करें किसी भी और ऐसे। तो बहरहाल इसको तो मैं भी जी एडमायर करता हूँ कि आप दोनों की ज़बान, लहजा और दलाइल बहरहाल बड़े मुदल्लल होते हैं। मैं उससे आगे बढ़ूंगा, एक सियासी मामला में कैसर अहमद शेख साहब वो है इस वक्त, कैसर अहमद शेख साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। चलिए यही सवाल मैं आपसे, रुमेश साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हो गई है मियाँ नवाज शरीफ साहब से। वो भी सवाल हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बीमारी की बात हो रही थी, वो बीमारी की बात पसे पुश चली गई है, अब सियासी मामलात आगे आ गए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब से भी मुलाकात करेंगे, उन्होंने खुद बताया है। अब अगर ये दो जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मिलियन मार्च, ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तो आपकी हुकूमत के लिए बहुत ख़तरा है, आपकी जमात के लिए, इस्लामाबाद के लिए बहरहाल कोई आसानी नहीं है। पहली चीज़ ये कि हुकूमत के लिए किसी भी अपोजिशन के मिलने से कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत को सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि अवाम की जे अंदर जो है, जो इस वक्त खान साहब की जो पॉपुलरिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए। और आज भी मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल फ़ैसले हुए हैं, मगर फिर भी अवाम के लिए बहुत दुख वाले फ़ैसले हैं। चाहे जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी है, मगर आज भी अवाम का एतमाद खान साहब के ऊपर वही खड़ा हुआ है कि यार बंदा ईमानदार है, वो मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहता है। ये जो चीज़ है ये अवाम के अंदर से कम नहीं होनी चाहिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए। रही बात मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान असम्बली से आउट है, वो यूज़ करना चाहता है। और आसिफ जरदारी साहब के ऊपर जिस किस्म की अब सख्तियाँ आ रही हैं, जो केसेस चल रहे हैं, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि मियाँ साहब भी आएँ। मैं समझता हूँ मियाँ साहब को ये जो 6 हफ्ते का जो रिलीफ मिला है कोर्ट से, ये बहुत ही मुश्किल से इनको हेल्थ ग्राउंड के ऊपर मिला है। और अगर हेल्थ ग्राउंड से हट के और इन्होंने फिर दोबारा वही चीज़ें की जिसका डर था कि वो सियासत के चक्कर चले गए मीटिंगों के हवाले से, तो फिर यह है कि आइंदा उनको भली तबीयत भी ख़राब होगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अदालतें भी देखती हैं कि यार जाते हैं बाहर बीमारी के लिए और फिर ये इलाज नहीं, ये सियासत होगी, तो फिर उनके लिए ज़मानत भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से कम से कम जो अदालत के सामने जो बयान दिया है, बड़ी टोन रही है पिछले दिनों में। हमने देखा चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, चाहे वो हमजा शहबाज साहब हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों या फिर शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ साहब, कुछ ना कुछ तो बन रहा है ना हुकूमत को। वो कह रहे हैं हुकूमत खुद गिरेगी, इस हुकूमत को गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाम के लिए जितना मुश्किल इन्होंने कर दिया है, ये खुद आवाम अब बाहर निकलेगी। तो ये अब आपके एक तरफ सख्त फैसले जिसे आप कहते हैं नहीं, वो मुश्किल बनेगी ना। अवाम के जो ये नाम लेते हैं, आज पूरी रैली निकली कराची से लाड़काना तक, मुझे कहीं पे भी अवाम इश्यूज़ नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कि यही नारे नज़र आए कि भुट्टो भुट्टो भुट्टो। और भाई भुट्टो के बिल्कुल शीदाई हैं लोग, मगर अब समझ गए हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ जुल्म क्या किया, पाकिस्तान के साथ जुल्म क्या किया। तो इस वजह से उन चीज़ों में अवाम बिल्कुल इनके फोकस में नहीं आएगी। रही बात मियाँ साहब की, मैं समझता हूँ मियाँ साहब के हवाले से जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, GIT बनी, एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू मियाँ साहब को सज़ा मिली है, तो इस वजह से अवाम के अंदर जो इनको रिएक्शन की उम्मीद थी, मैं नहीं समझता हूं कि किसी, आपको पता है मैं भी माजी में नून लीग में था, मगर मैं ये कहता था कि आज अगर मियाँ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे, मियाँ साहब खुद को इल्ज़ाम को जवाब देना पड़ेगा। कल अगर खान साहब के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगता है, मैं तो आज खान साहब को कहता हूँ कि खान साहब एक ईमानदार बंदे हैं, अवाम भी ये समझती है, मैं भी समझता हूँ
कल अगर कोई इल्ज़ाम लगता है, समझता हूँ कि खान साहब को उस इल्ज़ाम का पर्सनली खुद जवाब देना चाहिए। मुझे उसके ऊपर बात करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है ना, मेरा लीडर ये है, सियासत मैं उसके लिए थ्योरी गलत हो या इधर हो। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब से हमारा राब्ता हो गया। कैसर साहब, मैं ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात, अभी जरदारी साहब से मुलाकात, क्या बन रहा है? हुकूमत मुखालिफ को इत्तेहाद की तैयारी हो रही है, वो तो मिलियन मार्च की तैयारी कर रहे हैं, नून लीग किस चीज़ की तैयारी कर रही है? देखिए, मियाँ साहब तो इस वक्त बीमार हैं और वो अपना इलाज के लिए सारे टेस्ट वेस्ट करवा रहे हैं। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो हमें पता चला है उनकी सेहत के बारे में और उनकी तीमारदारी के लिए आए हैं, तो मुझे तो नहीं समझ आती, ना ही नून लीग ने अभी तक कोई इजलास या हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखिए, बार बार हमें तो खामखा कहा जा रहा है कि ये कंटेनर हाजिर है और ये चौक पे आप आ जाएं, और हम हमारी अभी पार्टी के अंदर किसी किस्म की किसी मेंबर की भी बात नहीं हुई। जब होगी तो सबके सामने आ जाएगी। तो हम ऐसे कोई, हम तो अभी तक यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उस पर हम मशवरा देना चाहते हैं, हम मुल्क के लिए मफाद में काम करना चाहते हैं। और जो चीज़ें हम कहते हैं कि उसको जो इंडिया के साथ जो आजकल हालात चल रहे हैं, जो हमारे मुल्क की कंडीशन है, इन हालात में मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो काम भी कर चुके हैं, उनके मशवरा लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो ये मशवरे किस तरह होने चाहिए? हमें एक ब्रेक के बाद वापस आना है और कुछ एमनेस्टी के हवाले से भी दोनों अहबाब से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फर्रुख इरफान मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस फर्रुख इरफान ने इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, वजूहात क्या थी जस्टिस फर्रुख इरफान के इस्तीफ़ा देने की? जी, जस्टिस फर्रुख इरफान का नाम ऑफशोर कंपनियों में आया था, और जब पनामा स्कैंडल आया तो उस पनामा स्कैंडल में एक चीज ये भी सामने आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फर्रुख इरफान जो है वो ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। तो इस स्कैंडल की वजह से जस्टिस फर्रुख इरफान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आई थी, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की गाय बगाए इजलास होता रहा और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी थी। तब आज जब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चल रही थी, तो उस वक्त जस्टिस फर्रुख इरफान के भाई अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने अदालत के अंदर इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फर्रुख इरफान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। तो जिसके ऊपर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी गई है, क्योंकि अब उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सदर मुमलिकत को भेज दिया गया, और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फर्रुख इरफान मुस्ताफ़ी हो गए अपने ओहदे से। आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर है हैदराबाद से, जहां पर गवर्नर सिंध अपने इत्तेहादियों को ही भूल गए। यूनिवर्सिटी पर ब्रीफिंग, गवर्नर अंदर, MKM के अरकान बाहर थे। इरफान अराई इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से। इरफान, क्या मामला हुआ है? गवर्नर साहब अंदर हैं और जो मेयर हैं, जो MNA हैं, वो बाहर थे। वजूहात क्या हुई? जी, हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी की जमीन की तलाश का सिलसिला जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज वजीर आजम की हिदायत पर हैदराबाद पहुंचे थे और सिविल एविएशन की जमीन है जिस पर ब्रीफिंग दी जानी थी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन की जानिब से जो ब्रीफिंग का इंतजाम किया गया था, उसमें मेंबरान कौमी असम्बली MKM के जो है साबिर कैमखानी, सलाउद्दीन और मेयर सोहेल मुशदी को जो है वो दाखिल होने नहीं दिया गया। बहुत देर वो दरवाजे पर परेशान खड़े रहे। गवर्नर सिंध के सेक्रेटरी से राब्ते की कोशिशें करते रहे और बिलाखिर तंग आकर तमाम मेंबरान असम्बली अपनी गाड़ियों में बैठ गए, जिसके बाद जो है वो गवर्नर सिंध की जानिब से मिलिट्री सेक्रेटरी आए और उन्हें अपने हमरा अंदर ले गए। इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान साबिर कैमखानी ने शदीद बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मीडिया की जानिब से हमारी कवरेज की जा रही है और हम यहाँ गेट पर आधे घंटे से खड़े हैं, ताहम अब अपना ठीक है। तो हैदराबाद में गवर्नर सिंध इत्तेहादियों को भूल गए और अरकान बाहर खड़े रहे और वो खुद अंदर चले गए। आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ, लेकिन एक और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि नाजिबाबाद में फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाला शख्स
जो है वो दौरान इलाज दम तोड़ गया है। ये बोर्ड ऑफिस के करीब ये फायरिंग का वाक़या हुआ था, जिसमें सलीम नामी शख्स जो ज़ख्मी हुआ था दौरान इलाज वो दम तोड़ गया है, पुलिस के ज़राए ये बता रहे हैं। और प्रोग्राम की जानिब फिर से बढ़ेंगे और ख़बर इस वक्त जो है मिनिस्ट्री के हवाले से और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। जो चीज़ इस वक्त मिनिस्ट्री के हवाले से हो रही है, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये क्या मामला है? आपकी हुकूमत उस वक्त जब अपोजिशन में थी मुखालिफत कर रही थी एमनेस्टी देने का कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। उस वक्त भी मुस्लिम यूनियन कह रही थी कि हमारे साथ इन्होंने बात करने के बाद मीडिया पे कुछ और कह रहे हैं। अब खुद आप लोग एमनेस्टी दे रहे हैं और जो देने वाला टैक्स है उसके लिए तो फिर हौसला शिकनी का मामला है, और जो ब्लैक मनी है वो अब वाइट करने का फिर मौका आप लोग खुद ही दे रहे हैं। दो चीज़ें हैं, देखें, और कैसर साहब भी फाइनेंस कमेटी का ऐसा है, मैं भी हूँ, हमने इस चीज़ों के ऊपर बहुत रिसर्च की है। पाकिस्तान के अंदर टैक्स का जो इशू है वो बहुत रहा है, मगर उसके अंदर लीनियंसी भी जो है वो इतनी रही है जिसकी वजह से लोग टैक्स नेट से बाहर रहे हैं, और उसके अंदर रिफॉर्म की शदीद ज़रूरत है। इस वक्त जब रिफॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं तो लोग जो है जो इस वक्त जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते। तो हमें कम से कम 1-2 मरतबा, जैसे लास्ट एमनेस्टी स्कीम आई या अभी एमनेस्टी स्कीम आ रही है, तो वो जब तक नहीं होंगी तब तक हम रिलीफ अगर लोगों को नहीं देंगे, एक मरतबा मौका नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान की बिज़नेस के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से ये रिलीफ दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि माजी में पीटीआई ने क्यों जो है वो मुखालफत की, उसकी वजह ये थी कि आज भी ये मुखालफत करते हैं कि एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए और ये रिलीफ नहीं देना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली जब उन चीज़ों को देखा और जब उन चीज़ों को फॉलो करते कि भाई हमें ये सख्तियाँ करनी है, तो बग़ैर किसी मौके दिए हुए हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमी के ऊपर जो असरात आते हैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इस वजह से मैंने, और ये जो खान साहब ने जो पहले भी बात की थी कि यूटर्न लेना, चीज़ होती है कि मैं यूटर्न के फेवर में नहीं, मगर यूटर्न उन चीज़ों के ऊपर जिन चीज़ों के ऊपर आदमी समझे कि ये पॉलिसी बेहतर है और इसको फिलहाल कंटिन्यू होना चाहिए और उन चीज़ों को मानता है, तो आपको उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको जो ना वो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एमनेस्टी के हवाले से उस वक्त भी ये बात की गई कि हुकूमत पिछले 5 साल में अपने टैक्स नेट को बेहतर नहीं कर पाई, FBR की इस्लाहात बेहतर नहीं कर पाई, तो अब आखिरकार आके एमनेस्टी खोल दी है। अब फिर आपने तो आते ही एमनेस्टी वाला मामला कर लिया, तो इसका मतलब है कि FBR की इस्लाहात करना अब आपके भी बस में नहीं रहा। ऐसे नहीं है, FBR के हुए हैं कमेटी के अंदर मुख्तलिफ, जैसे आज मैंने कस्टम की हमने ब्रीफिंग ली, कस्टम की ब्रीफिंग ली, हमें बहुत अच्छे तरीके से लगा, मगर आज मेरे पास एक कंप्लेन आई कस्टम के हवाले से कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 2000 कंटेनर जमे हो गए हैं। इतना लंबा प्रोसेस हो गया है कि जो है वो जो क्लियरेंस ही नहीं हो रही है, सारी हमारी एक्सपोर्ट ये वो प्रॉब्लम लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ उन चीज़ों के रिड्रेसल के ऊपर हमें फ़ौरन सोचना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इन इश्यूज़ को हमें देखना चाहिए कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, और ये अगर हमने गलती और सही काम को अगर हमने सही तरीके से बात नहीं किया इस वक्त, तो ये माजी की तरह टाइम गुजर। सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर माहिर माशियात हैं, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। एमनेस्टी फिर से आ रही है, पिछली जाती हुकूमत ने भी एमनेस्टी दी थी, आप समझते हैं वो एमनेस्टी कुछ हम हासिल कर पाए हैं, या इस एमनेस्टी से जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ऐसी जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी है या अनडॉक्यूमेंटेड जितना भी इस वक्त पैसा है वो उससे बेहतरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हम हासिल कर पाएंगे? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा टैक्स एमनेस्टी आ चुकी है और ये तमाम की तमाम नाकाम रही हैं। और मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि ये जो टैक्स एमनेस्टी आ रही है ये भी नाकाम हो जाएगी। उसकी वजह यह कि आपने खुद अभी एक इशारा कि अगर टैक्स एमनेस्टी को कामयाब करना है तो पहले आपको मईशत को डॉक्यूमेंट करना होगा, मईशत को दस्तावेजी बनाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि काला धन जो है, ब्लैक मनी 20,000 बिलियन है, और कुछ सफेद कराते हैं तो उससे ज्यादा नया पैदा हो जाता है। तो आप जो नया काला धन पैदा हो रहा है उसको रोकने के कानूनी तरीके खत्म करने होंगे।
और तीसरी चीज ये थी कि जैसे प्रॉपर्टी है, ये करप्शन के पैसे को महफूज फराहम करते हैं। चौथा बात ये क्या अच्छा, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से हमारा राब्ता जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रही है। इस वक्त हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं। कैसर साहब, आप कमेटी में पहले भी थे जब एमनेस्टी के मामला हो रहे, अब भी आप फाइनेंस कमेटी के बैसित मेंबर और एक सीनियर मेंबर की तौर पर देखते हैं कि एमनेस्टी वाकई कुछ फ़ायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को दे सकता है। आपका स्टांस इस वक्त इस हुकूमत में क्या है? माजी में तो आपकी हुकूमत खुद ही एमनेस्टी दे चुकी है और उसका भी फ़ायदा को खातर खा नहीं हो पाया। पास कोई कैसर अहमद शेख साहब से भी हम बात नहीं कर पाएंगे, डिस्टॉर्शन हो रही है। लेकिन एक चीज़ तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मामला एक तो बहरहाल अहम है ना कि इस वक्त FBR के इस्लाहात का मामला है, उस पर बहरहाल आप कह रहे हैं जी काम कर रहे हैं, माजी में भी वो कह रहे थे काम कर रहे हैं, आपको वक्त कम हुआ इसलिए वक्त दिया जा सकता है। एमनेस्टी का दिया जाना माजी में को खातर खा उसके नताइज नहीं निकल रहे। अब एक और जो अगला मामला जो है वो ये मामला है कि आप IMF के पास भी अब जा रहे हैं। डॉलर पहले बढ़ गया, पेट्रोल की और डीजल की कीमत, गैस बिजली की कीमतें पहले बढ़ गई। IMF के पास अब आप जा रहे हैं, जब 9 महीने तकरीबन गुजार लिए, मामला फिर वहीं का वहीं आ जाएगा कि अब मजीद डॉलर और मजीद ये चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है कि डॉलर के साथ वो रिलेट करती है। अब डॉलर जो बढ़ रहा है, मैं जो पहले जो उसको मैनेज किया जाता था, अभी मैनेज वाला सिस्टम नहीं है, फिर भी उसको जितना एक मार्केट के हिसाब से देखा जा रहा है कि क्या होना चाहिए। IMF की कंडीशन के ऊपर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। IMF के साथ हम तो चाहते थे कि IMF के साथ पहले दिन से ये मुआहदा होना चाहिए, इवन केयरटेकर गवर्नमेंट में हो जाना चाहिए था, तो ये हालात नहीं होते, मगर वो नहीं हुआ। मगर उसके बाद जैसे न्यू गवर्नमेंट आई तो IMF की कंडीशन इतनी सख्त थी, जो इस वक्त अवाम की जो है वो इतना शोर है, तो आगे पता नहीं अवाम के लिए मसले मसाइल खड़े होते। इस वजह से हमने दोस्त ममालिक के साथ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दिया कि हम उनके साथ, जहाँ पे हमारी पाकिस्तान ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, तो क्यों नहीं हम उनको लाइन पे लें और उनसे हम कुछ हेल्प लें। इस वजह से हमने उनको प्रायोरिटी दी। तो अब IMF की कंडीशन हमारे साथ कुछ लूज़ हो गई है और हम उसमें बेहतर तरीके से जाएंगे। अब जो इन्फ्लेशन हो गई है, इसको कंट्रोल करेंगे कि दिन ब दिन इसको हम बेहतर चेंजेस हो भी सही तो भी माइनर हो, मेजर नहीं हो। तो हमें अवाम का एहसास है। हर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले, PTI हमेशा आज यही चाहती है कि पाकिस्तान पॉपुलर फैसले हो, मगर फिर भी पब्लिक पॉपुलरिटी के लिए वो ये फैसले करेगी जैसे माजी की हुकूमतों ने किए हैं। मगर माजी की हुकूमतें कभी भी पाकिस्तान पॉपुलर फैसले नहीं करती थी, सिर्फ पब्लिक पॉपुलर करती थी। तो एक तो हमारा और उसमें ये फ़र्क है। दूसरी, डॉक्टर साहब ने जो बात की, डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। देखिए, एमनेस्टी स्कीम जब लास्ट टाइम भी आई तो भी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क आए थे, फिर जुडिशरी ने उसके ऊपर वेटेज डाला, तब जाके कुछ आए, क्रिटिसिज्म हुआ। एक तो हमें हमारे पास जो है वो जब भी ऐसी कोई कानून बनता है या कोई, तो उसके ऊपर फिर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। और लोग यही समझते हैं कि भाई आज अगर हम जो चीज़ करें कल वही चीज़ खुल जाती है, जैसे आज ब्यूरोक्रेसी डर रही है। तो हमें सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा कि कानून साजी जो भी हो उसके ऊपर फेथ हो और उस कानून साजी के ऊपर जो है वो बाकायदे अमल हो। इस वक्त आवाम का प्रेशर है, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका प्रेशर है कि एमनेस्टी स्कीम आए, और उस एमनेस्टी स्कीम से जो इस वक्त टैक्स का स्ट्रक्चर जो सख्त हो रहा है और उसके अंदर लोग आना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है के बाद के हवाले से मैं वो भी उस वक्त जो है वो वक्त और टाइम बता सही, वो राब्ता भी मुनक़िदा हुआ था। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब टैक्स इस्लाहात के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी FBR को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और बेहतर तौर पर आसान होगा। आपको लगता है एक तरफ एमनेस्टी स्कीम, दूसरी तरफ ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो वाकई होने जा रही हैं, तो इसका नताइज बेहतर भी तो हो सकते हैं सर नई एमनेस्टी के? देखिए, उम्मीद करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने जो कहा था कि इख्तियार में आने 100 दिन के अंदर हम FBR की इस्लाह कर लेंगे और जस्टिस पर मबनी, अदल पर मबनी, इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। ये 100 डेज के अंदर होना था, लेकिन आपने देखा कि वो FBR की इस्लाह नहीं हुई
और वो जो टैक्सों की अदल पर मबनी पॉलिसी आनी थी, जिससे कि पाकिस्तान के कोई 75% माशी मसाइल हल होने थे, वो नहीं आ सकी। अगर ये दो कंडीशंस कर ले, मईशत को दस्तावेजी कर ले और काले धन को सफेद होने से रोक ले, उसके बाद एक दफे टैक्स एमनेस्टी आ जाए तो उसका जवाब होता है। लेकिन जब आप मईशत को दस्तावेजी नहीं कर रहे, तो जिस तरीके से 12-13 पहले आ चुकी थी, ये उसी तरीके से आई है, कोई नया फर्क नहीं है। तो अगर वो 12 नाकाम हुई थी, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये भी नाकाम होगी। कुछ लोग इसको जो है कोई फायदा जरूर उठाएंगे, मगर एक बुनियादी सवाल जो हर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो शायद फायदा ना उठाते, बड़ा अहम पॉइंट है कि अनडॉक्यूमेंटेड जब तक मईशत रहेगी तो तब तक तो जितनी भी एमनेस्टीज आ जाए वो ना हो। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब, सर उस वक्त आपसे रब्ता भी मुनक़िता, उसके लिए माजरत भी। ये आपका इस वक्त मौक़िफ़ आपकी जमात का इस एमनेस्टी के हवाले से क्या है? देखिए, मैं जैसे आपने पहले कहा, मैं चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमेटी था और अभी भी मेंबर हूँ फाइनेंस कमेटी में, नेशनल असेंबली की। देखिए, जितना भी इन्होंने काम किया, इनका होमवर्क नहीं है। ये टीम का ना, जो टीम आई हुई है हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स को देख रही है, इनके जो भी इनकी तैयारी नहीं थी। इन्होंने कोई बात जो कुछ भी कहते रहे उसका रिवर्स कर रहे हैं। मसलन इन्होंने कहा जी हम IMF के पास जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो उसके बगैर गुजारा ही नहीं। इन्होंने सत्यानाश कर दिया ना जाके, क्योंकि किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। किसी ने बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट भी कर दी, अभी तक पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जानी थी, जैसा कि हमने डॉलर को डिवैल्यू किया, पाकिस्तान रुपए को डिवैल्यू किया, डॉलर को रीवैल्यू किया, तो उससे हुआ क्या कि बल्कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई, जो कि तवक्को थी IMF की मोहर लगने के बाद या एंडोर्समेंट करने के बाद। अब मैं आपको बताऊं कि ये एमनेस्टी का इन्होंने मुखालफत की, और वो ये कहते रहे कि नहीं जी, इससे तो टैक्स जो पे कर रहे हैं उनको नुकसान होगा, और जो नहीं टैक्स पे कर रहे हैं, जो आम आदमी स्कीम में नहीं है, जो आम आदमी जिनका वाइट नहीं है, जो ब्लैक इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं कहता हूँ, हम खुद, मेरी पूरी का पूरा बिजनेस थ्रू आउट डॉक्यूमेंटेड रहा है, लेकिन मैं मुल्क को देख रहा हूँ। मुल्क को जरूरत है इस वक्त एमनेस्टी करना, लेकिन अभी भी ये गलती क्या कर रहे हैं। अभी दोबारा सदीकी साहब जो कह रहे हैं कि कामयाब नहीं होगी, वो दुरुस्त कह रहे हैं। वजह क्या है कि इतना ऊंचा रेट रख रहे हैं। बस इस वक्त तो मुल्क को ये चाहिए कि रेट को कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्यूमेंटेड करें। ये जो सदीकी साहब ये भी कह रहे हैं ना कि पहले इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करें और उसके बाद एमनेस्टी करें, ये गलत है। देखिए, एज अ बिजनेसमैन मैं बड़े क्लियरली कहूँ, पहले चले इस पे एक पूरी नशिश जो है वो अगले आने वाले दिनों में जरूर रखते हैं कि ये जब एमनेस्टी का बाकायदा ऐलान भी हो जाता है, मैं तीनों अहबाब को जो है वो स्टूडियो में दावत देने की कोशिश करेंगे कि इस पर सैर असल बात हो सके। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों अहबाब का शुक्रिया। यहाँ पर एक जाते जाते खबर अहम देते चले, डेरा गाजी खान के इलाके में इस वक्त बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है मैप्को की, और मैप्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है और कोट मुबारक के रिहायशियों ने मैप्को टीम और पुलिस एहलकारों पर क्लाशनकोफ भी तान ली। शेर अफगन इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अफगन, ये क्या मामला हुआ है? जी बिल्कुल, मैप्को टीम शाह सदरुद्दीन डिवीजन ने आज बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिस पर थाना कोट मुबारक के इलाका में सजाद हुसैन नामी एक शख्स के घर पर जब बिजली की तारें काटने की कोशिश की तो सजाद हुसैन अपने साथियों के हमरा मुसल्ला बाहर आया और उन्होंने जो मैप्को एहलकार हैं, उनकी जो टीम है, उन पर क्लाशनकोफ तान ली, जिस पर मैप्को सब डिवीजन शाह सदरुद्दीन के डिविजनल ऑफिसर ने थाना कोट मुबारक में एक दरखास्त। यह सूरत हाल है कि बिजली चोरों के खिलाफ जब ऑपरेशन किया गया तो आगे से क्लाशन हमले के ऊपर भी वहां से तान ली गई। बहुत शुक्रिया शेर अफगन आपका। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों, तबसरों, तज्जियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।